हेलो एवरीवन, राम नेटी JRF चैनल में आपका स्वागत है। तो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो हमारा जून 2019 का PYQs है, उसको हम डिटेल में सोल्व कर रहे हैं। ये हमारी क्लास 2 है। इससे पहले मैंने क्लास 1 अपलोड कर दी है। अगर आपने वो नहीं देखी है तो आप उसे भी देख लें। तो आइए देखते हैं हमारा 11वां क्वेश्चन क्या है। तो फ्रेंड्स, ये जो बुक है ये यूथ कंपटीशन की बुक है और ये PYQs के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट बुक है। तो मैं इस चैनल पर आपको 2020 से लेकर 2012 तक के PYQs अच्छी तरह करवाऊंगी, जिससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। कई फ्रेंड्स कह रहे हैं कि हमारे पास ये बुक नहीं है, तो जिनके पास ये बुक है वो भी इस वीडियो को ज़रूर देखें, और जिनके पास ये बुक नहीं है उन्हें भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको ये सारे पेपर करवाऊँगी जिससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। ये मैं इसीलिए करवा रही हूँ कि सभी स्टूडेंट्स सारी बुक्स परचेज नहीं कर सकते, तो मैं ये आपको करवा रही हूँ। आप इन वीडियोस को देखें जिससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। अगर आपको कोई भी डाउट या प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, जिससे मैं आपकी पढ़ाई से रिलेटेड प्रॉब्लम सोल्व करूँगी। तो आप मुझे ज़रूर बताएं। तो फ्रेंड्स, आइए हमारा 11वां क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब करें और साथ ही अपनी बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। तो आइए देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या है। इस बुक का एक फ़ायदा ये भी है क्योंकि इसमें जो ये PYQs दिए गए हैं इनके साथ साथ ये इनकी एक्सप्लेनेशन दी गई है, जिससे हमारा ये क्वेश्चन तो सही होता ही है। अगर अदर क्वेश्चन भी इससे बनते हैं तो उसमें हमारी ये बहुत हेल्प करेगी। तो देखते हैं आज हम कितने क्वेश्चन कर पाते हैं, क्योंकि इस बुक में डिटेल दी गई है तो हमें डिटेल भी करनी ज़रूरी है, जिससे वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है। तो हम इसे पार्ट्स में डिवाइड करके इसे सोल्व करेंगे, और जो भी पार्ट आपको मिलता है आप उसे करें, और नेक्स्ट पार्ट अगले दिन या शाम को मैं अपलोड कर देती हूँ, जिससे आप वो भी देखें और एक कंटिन्यूअस अपनी तैयारी करें। ये नहीं है कि आपने आज 2019 का पेपर किया तो अब आप 2015 का करेंगे, नहीं। पहले 2019 का पेपर कंप्लीट करें, उसके बाद अगला पेपर आप सोल्व करें, जिससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। अगर आप इनके शॉर्ट नोट्स भी बना सकते हैं तो वो भी बनाएं। ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ मेन पॉइंट जैसे ये रचना किसकी है और इसका सन क्या है, ये कथन किसने कहा है, इस तरह से आप अपने शॉर्ट नोट्स भी बना सकते हो, जिससे जब हमारा एग्ज़ाम होगा उससे 5-7 दिन पहले आप उनको रिवाइज करोगे तो आपको एग्ज़ाम में इसकी बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो मैं ये आपको अब 2019 का करवा रही हूँ। ये होने के बाद हम 2020 का PYQ सोल्व करेंगे, जिससे आपको ये पता चलेगा कि अब किस तरह के क्वेश्चन हमारे बन रहे हैं। तो आइए देखते हैं ये 11 क्वेश्चन हमारा क्या है। सूची 1 और सूची 2 दी गई है, इसमें आचार्य और इसमें कथन दिए गए हैं। तो ये क्वेश्चन मैं कई बार आपको बता चुकी हूँ, ये बहुत ही ईजी होते हैं। अगर आपको एक भी क्वेश्चन का आंसर पता है, कई बार क्या होता है जैसे एक सेम होता है ऑप्शन में और सेकंड भी, लेकिन अगर आपको 1 या 2 भी पता है तो आपके ये क्वेश्चन पक्के होते हैं, क्योंकि आपको पता भी चल जाता है कि ये क्वेश्चन हमारा सही है। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है। इस साइड आचार्य दिए गए हैं और इस साइड कथन। तो इस साइड दंडी आचार्य, पहला जो आचार्य है दंडी, भामह, वामन और क्षेमेंद्र। इस साइड कथन दिए गए हैं, पहला है काव्य शोभाया कर्तारो धर्मागुणा, दूसरा है शरीरम ताव दृष्टार्थ
व छित्तर पदावली। और तीसरा है अनौचित्यादते नान्यात् रस भंगस्य कारणम। और चौथा है हमारा शब्दार्थों सहितो काव्यम गदम पदम च द्विधा। तो आइए इसके कूट देखते हैं क्या है। तो इसका हमारा राइट ऑप्शन होगा डी। तो आइए मिलान करते हैं। डी ऑप्शन के अकॉर्डिंग पहले का होगा हमारा दूसरा। डी हमारा ऑप्शन राइट है। तो पहले का होगा हमारा दूसरा। दंडी का दूसरा श्रीरम ताव दृष्टार्थ व छित्तर पदावली। और बी का होगा हमारा चौथा भामह शब्दार्थों सहितो काव्यम। ये तो मेन हमारी लाइन है, सभी को याद रहती है। सी का होगा हमारा पहला। सी का वामन का पहला। और सेमेंदर जो हमारा डी ऑप्शन है इसका होगा तीसरा। तो आइए इसकी कुछ एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। आचार्य और कथन दिए गए हैं। दंडी शरीर तावादिष्टार्थ व छित्तर पदावली भामह शब्दार्थों सहितो काव्यम गदम पदम च द्विधा वामन काव्य शोभाया कर्तारो धर्मा गुणा सेमेंदर अनौचित्यादते नान्यात रस भगम से कारणम। तो ये आप जैसे इसमें दिए गए हैं, आप अपनी नोटबुक में इस तरह शॉर्ट नोट भी बना सकते हो जिससे आपको बहुत फायदा होगा। अगला क्वेश्चन है जूंग के अनुसार आएगा। पिता पर अधिकार जमाने के लिए लड़की की अपनी माँ से प्रतिस्पर्धा किस ग्रंथि के रूप में जाना जाता है? ए परपीड़न रति ग्रंथि, बी इलेक्ट्रा ग्रंथि, सी आत्म पीड़न रति ग्रंथि या डी डडिप्स ग्रंथि। तो इसका राइट ऑप्शन होगा हमारा बी इलेक्ट्रा ग्रंथि। पिता पर अधिकार जमाने के लिए लड़की को अपनी माँ से प्रतिस्पर्धा व इलेक्ट्रा ग्रंथि के रूप में जाना जाता है, जबकि माता पर अधिकार और पिता विरोधी ग्रंथि पर को आइडोसिस के रूप में जानते हैं। ये दोनों ग्रंथियाँ बच्चों के जन्म से ही विकसित होती हैं। तो अब ये क्वेश्चन हमारा बना है कि लड़की की अपनी माँ से प्रतिस्पर्धा कौन सी ग्रंथि से होती है? इलेक्ट्रा ग्रंथि। और अब आप ये ध्यान रखें कि माता का अधिकार और पिता विरोधी ग्रंथि होती है आइडोसिस के रूप में जानते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है 13वां। तोरी मानिनी तय हियो फोरी मोहिनी मान प्रेम देव की छवि ही लिख भय मियाँ रसखान। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार उपयुक्त दोहे से प्रमाणित होता है कि ए रसखान किसी स्त्री पर आसक्त थे, बी स्त्री मानवती थी और रसखान का अनादर करती थी, सी रसखान स्वयं को प्रेम का मानदंड मानते थे और डी रसखान को भास हुआ कि जिस पर गोपियाँ मरती हैं उसी पर ध्यान लगाया जाए, और ई रसखान मोहिनी का मान मर्दन करना चाहते थे। तो नीचे विकल्प दिए गए हैं। तो इसका हमारा ए में दिया गया है ए बी और सी, बी ए बी और डी और सी है बी सी और ई, और डी है बी सी डी और ई। तो फ्रेंड्स इसका हमारा राइट ऑप्शन होगा बी ए बी और डी। ए बी और डी ये तीनों ही हमारे ठीक हैं कि रसखान किसी स्त्री पर आसक्त थे और स्त्री मानवती थी और रसखान का अनादर करती थी, और डी है हमारा रसखान को भास हुआ कि जिस पर गोपियाँ मरती हैं उसी पर ध्यान लगाया जाए। तो इसकी कुछ एक्सप्लेनेशन दी गई है वो देखते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार उपयुक्त दोहे से प्रमाणित होता है कि रसखान किसी स्त्री पर आसक्त थे। दूसरा है पॉइंट स्त्री मानवती थी और रसखान का अनादर करती थी। तीसरा रसखान को भास हुआ कि जिस पर गोपियाँ मरती हैं उसी पर ध्यान लगाया जाए। रसखान का पूरा नाम सैयद इब्राहिम है और कृष्ण भक्ति के लिए कवित सवैया
पद्धति को अपनाने वाले प्रथम कवि हैं। तो ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट हमारा बनता है। इनकी रचनाएं देखते हैं। सुजान रस खानदान लीला, अष्टयाम, प्रेम वाटिका। तुलसीदास जी ने अपना रामचरित्र सर्वप्रथम रसकांत जी को सुनाया था। तो ये भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट पॉइंट हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी के निम्नलिखित लोकमंचनीय रूपों को प्रचलन की प्रमुखता के आधार पर प्रांतों से सुमेलित कीजिए। पहला है सूची 1 और दूसरा है सूची 2। इस पर दिया गया है लोकमंचनीय रूप और इसमें प्रांत। तो सांग, विदेशिया, माच, डी ख्याल, इस साइड मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा और बिहार। तो ऑप्शन देखते हैं हमारे क्या है। तो हमारा जो राइट ऑप्शन इसमें होगा वो होगा हमारा बी। तो आइए मिलान करते हैं। सांग का है ए, हरियाणा। तो जो भी जिस भी प्रांत के हैं उन्हें पता होगा कि जैसे सांग हरियाणा में होता है, और बी का है विदेशिया, बिहार, और सी है माच, सी का है पहला मध्य प्रदेश, और डी है ख्याल, डी का है इसमें दूसरा राजस्थान। तो जो भी जिस प्रांत का है उसे इसका आंसर पता होगा। तो अगर हमें इसमें एक भी आता है तो ये क्वेश्चन हमारा राइट हो जाएगा। इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। बी, हिंदी के लोकमंचनीय रूपों के प्रचलन की प्रमुखता के आधार पर प्रांतों का सही सुमेलन इस प्रकार से है। सांग होता है हरियाणा में, विदेशिया बिहार में, माच मध्य प्रदेश में और ख्याल राजस्थान में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये हिंदी के प्रधानाचार्यों में माने जाते हैं और इनका भाषा भूषण अलंकार ग्रंथ एक बहुत ही प्रचलित पाठ्य ग्रंथ रहा है। रामचंद्र शुक्ल ने उपयुक्त बात किस रीतिकालीन कवि के विषय में कही है? ए मतीराम, बी देव, सी महाराज जसवंत सिंह और डी पद्माकर। तो इसका राइट ऑप्शन होगा हमारा सी, महाराज जसवंत सिंह के बारे में कहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने उपयुक्त बात रीतिकालीन कवि महाराज जसवंत सिंह के विषय में कही है। जसवंत सिंह मारवाड़ नरेश गजराज सिंह के द्वितीय पुत्र थे और भाषा भूषण ग्रंथ अलंकार का पाठ्य ग्रंथ है। इनकी प्रमुख कृतियां हैं सिद्धांत बोध, अनुभव प्रकाश, सिद्धांत सार, अपरोक्ष सिद्धांत, आनंद विलास, सिद्धांत बोध आदि। और मतीराम की रचनाएं हैं फूल मंजरी, लक्षण श्रृंगार, साहित्य सार, रसराज, ललित ललाम, सतसई, अलंकार पंचाशिका, व्यर्थ कौमुदी आदि। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कवियों में कौन सा कवि कृष्ण भक्ति धारा के कवियों में शामिल नहीं है? ए नाभादास, बी नंददास, सी हरिदास और डी ध्रुवदास। तो इसका हमारा राइट ऑप्शन होगा ए, नाभादास शामिल नहीं है और ये तीनों ही कृष्ण भक्ति धारा के कवि हैं। तो नाभादास कृष्ण भक्ति धारा के कवियों में शामिल नहीं है। नाभादास राम भक्ति धारा के कवि हैं और कृष्ण भक्ति काव्य धारा के कवि हैं नंददास, हरिदास, ध्रुवदास, सूरदास, कुंभदास, परमानंदास, कृष्णदास, गोविंद स्वामी, चित स्वामी, चतुर्वर्दास, रसखान, मीरा, रहीम आदि। और राम भक्ति धारा के कवि हैं रामानंद, अगरदास, तुलसीदास, नाभादास, नरोत्तम दास, विष्णुदास, नरहरिदास, ईश्वरदास आदि। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अपभ्रंश के जो नमूने हमें पद्यों में मिलते हैं वे उस काव्य भाषा के हैं जो पुरानेपन के कारण बोलने की भाषा के कुछ अलग बहुत दिनों तक आदिकाल के अंत क्या उसके पीछे तक पोथियों में चलती रही है। उपयुक्त कथन किसका है? ए राहुल सांकृत्यायन, बी रामचंद्र शुक्ल, सी हजारी प्रसाद द्विवेदी और डी नामवर सिंह। तो इसका राइट ऑप्शन होगा हमारा बी रामचंद्र शुक्ल। कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 में आचार्य शुक्ल द्वारा हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में प्रकाशित हुआ। शुक्ल जी का इतिहास विद्यावादी पद्धति पर लिखा गया है और अपभ्रंश को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्राकृताभास कहा है। तो यहाँ हमारे दो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आप इसे भी ध्यान रखें। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के 900 वर्षों के इतिहास को निम्नलिखित 4 भागों में विभक्त किया गया है।
ए वीरगाथा काल 1050 से लेकर तो 1375 विक्रमी संवत तक। दूसरा है भक्ति काल 1375 से 1700 विक्रमी संवत, रीति काल 1700 से 1900 विक्रमी संवत और चौथा है गद्य काल 1900 से 1984 विक्रमी संवत। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। ए सूची 1 और सूची 2 दी गई है। रचनाएं और रचनाकार, पहली है रचनाएं प्राकृत प्रकाश सर्वाकाचार्य, सी प्रबंध चिंतामणि और डी कुमारपाल प्रतिबोध। इस साइड देवसेन वररुचि जयराचार्य मेरुतंग हेमचंद्र और सोमपर्व सूरी। तो इसका हमारा राइट ऑप्शन होगा ए। तो आइए मिलान करते हैं। ए का होगा प्राकृत प्रकाश वररुचि सर्वाकाचार्य, बी का होगा पहला देवसेन और प्रबंध चिंतामणि, सी का होगा हमारा तीसरा जैनाचार्य मेरुतंग और डी का होगा हमारा सोमपर्व सूरी कुमारपाल प्रतिरोध। तो ये हमारा राइट आंसर है। इसमें देखते हैं रचनाएं और रचनाकार, प्राकृत प्रकाश वररुचि सर्वाकाचार्य देवसेन प्रबंध चिंतामणि जैनाचार्य मेरुतंग और कुमारपाल प्रतिबोध सोमपर्व सूरी और कुमारपाल चरित्र हेमचंद्र। तो ये दोनों ही रचनाएं सेम हैं, इसमें थोड़ा सा ही फर्क है। तो आप इसे ध्यान रखें कि कुमारपाल प्रतिबोध किसकी है और कुमारपाल चरित्र किसकी है। यही सच है। कहानीकार कौन है? ए कृष्णा सोबती, बी उषा प्रियमदास, सी मन्नू भंडारी और डी मृदुला गर्ग। तो इसका हमारा राइट ऑप्शन होगा सी मन्नू भंडारी। यही सच है, कहानी मन्नू भंडारी की है। तो इसके कहानीकार और कहानी देखते हैं। कृष्णा सोबती, यारों के यार, सिक्का बदल गया, ए लड़की, मित्रों मरजानी, उषा प्रेमदा, वापसी, जिंदगी और गुलाब के फूल, फिर बसंत आ गया। और अगला है मन्नू भंडारी, यही सच है, मैं हार गई और तेरी शंकु, मृदुला गर्ग, कितनी कैदे, टुकड़ा टुकड़ा, आदमी समागम। अगला है चित्रा मुदगल, जहर ठहरा हुआ, लाक्षाग्रह, अपनी वापसी, जगदम्बा बाबू गांव आ रहे हैं और ममता कालिया के हैं छुटकारा, सीट नंबर 6, बोलने वाली औरतें और मुखोटा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 20वां, ये भी मिलान का है, सुमेलित कीजिए। इस साइड ग्रंथ और रचनाकार दिए गए हैं। पहली है पेरिप्सस, दूसरा है द सेक्रेड वुड, तीसरा है पोएटिक्स और डी है बायोग्राफिया लिटरेरिया। इस साइड इनके रचनाकार के नाम दिए गए हैं। कोलरिज, अरस्तु, टी.एस. इलियट, लॉन्जाइनस और विलियम्स वर्डवर्थ। तो इसका हमारा राइट ऑप्शन होगा डी। तो आइए मिलान करते हैं। ए का होगा हमारा लॉन्जाइनस और बी का होगा द सेक्रेड वुड, तीसरा होगा टी.एस. इलियट और सी का होगा पोएटिक्स अरस्तु और बायोग्राफिया लिटरेरिया, डी का होगा हमारा पहला कोलरिज। तो ये भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो आइए इनकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। पेरिप्सस, लॉन्जाइनस, द सेक्रेड वुड, टी.एस. इलियट, पोएटिक्स अरस्तु, बायोग्राफिया लिटरेरिया, कोलरिज और अगला है लिरिक्स बैलेड्स विलियम वर्ड्सवर्थ। तो ये सभी इम्पोर्टेंट रचनाकार और रचनाएं हैं, आप इन्हें ज़रूर याद रखें। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताएं और आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नए इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जो भी स्टूडेंट्स हिंदी मीडियम से किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी हिंदी साहित्य से कर रहे हैं, सभी को इन वीडियोज़ का लाभ पहुँचे। तो फ्रेंड्स, तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।